हेलो ऑल, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। हम लोग अचीव पॉइंट की तरफ से यूपीएससी के आईएएस के प्रिपरेशन हम लोग कराते हैं। आप लोगों को पहले ही हम लोग फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में दिखाए गए थे, तो और एक बार बोल देते हैं कि आप लोग यूपीएससी के जो फॉर्म भरे हैं और कुछ ही महीना बचा है एग्ज़ाम का, प्रीली का, तो प्रिपरेशन हैज़ टू बी टेकन फ्रॉम नाउ। इधर क्लास दिया हुआ है मॉर्निंग 6 to 8 AM मंडे टू फ्राइडे एंड इवनिंग 10 PM to 11:30 PM मंडे टू सैटरडे। अगर आप में से कोई भी इसे यूपीएससी क्रैक करना चाहता है तो हमसे जुड़ सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप गाइड टू यूपीएससी प्रीलिम्स हम लोग देंगे। एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू हैव टू कॉन्टैक्ट दिस फोन नंबर्स गिवन बिलो। नीचे जो नंबर दिया हुआ है इनमें आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन। तो हम लोग पिछले वीडियो में कुछ क्वेश्चंस देखे थे इंडियन पॉलिटी का या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस का, तो यहीं पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सेट देखेंगे इंडियन पॉलिटी, जो क्वेश्चंस यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया है। तो इससे हम लोगों को एक बेसिक आइडिया हो जाएगा कि कहाँ से क्वेश्चंस आता है या किस तरह का क्वेश्चन पैटर्न्स आते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देख लिया था कि कैसे स्टेटमेंट्स देखे क्वेश्चन आते हैं। तो हर चीज में, हर टॉपिक में हमें थोड़ा डीप में घुसना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा, ताकि क्वेश्चन ऐसा अगर स्टेटमेंट्स दे के आए कोई भी, तो वी विल बी रेडी फॉर इट, ताकि हमसे मिस ना हो। तो आइए इसी विचार से शुरू करते हैं हमारा दूसरा ये इंस्टॉलमेंट। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे इधर सामने आते हैं। द राइट्स एनलिस्टेड अंडर द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन कैन बी रेस्ट्रिक्टेड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ। मतलब बोला गया है कि हमारे संविधान में जो मौलिक अधिकार है, उस मौलिक अधिकार में एक अधिकार हमारा है धार्मिक स्वतंत्रता। तो धार्मिक स्वतंत्रता को अगर रोकना है, रेस्ट्रिक्ट करना है, मतलब नियम से थोड़ा बांधना है, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी करें, तो वो किस ग्राउंड पे होगा, मतलब किस बिना पे या किस बेसिस पे उसको हम लोग रोक सकते हैं, रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। इधर पे ऑप्शंस दिया गया है पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ एंड मोरालिटी। पब्लिक ऑर्डर मतलब शासन व्यवस्था बना रहे, स्वास्थ्य हेल्थ है, और मोरालिटी है सदाचार के आधार पे। तो इनमें से किस चीज के ऊपर बेस करके मौलिक अधिकार हमारा जो है या फंडामेंटल राइट्स, उसको हम लोग रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, यानी उसमें हम लोग कुछ सख्तियां लगा सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया? तो इसका आंसर हम लोग अगर देखें तो आंसर होगा ऑप्शन डी। मतलब बोला गया है कि 1 2 3 तीनों जो है, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ, मतलब शासन व्यवस्था, स्वास्थ्य और जो मोरालिटी है सदाचार, ये तीनों के ऊपर ही मौलिक अधिकार को कुछ दिन के लिए सस्पेंड किया जा सकता है या तो फिर उसमें रोक लगाया जा सकता है। अब इसका बेस्ट एग्जाम्पल हम लोग ऐसे समझेंगे, ये जो रिसेंट 2020 में हमारे कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन हुआ, इसमें क्या हो गया, हमारे पास मौलिक अधिकार है, हम देश के अंदर कहीं भी आ जा सकते हैं बिना बाधा के, यही हमारा मौलिक अधिकार है ना। लेकिन कोविड पैंडेमिक के टाइम पे क्या हुआ कि लॉकडाउन हुआ और हमारे इस मूवमेंट पे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया गया। तो ये हमारा क्या वायोलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार का हनन हुआ? नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ संविधान में बोला गया है कि भारत सरकार अगर चाहे तो ये तीन जो ऑर्डर दिया हुआ है, पब्लिक ऑर्डर, शासन व्यवस्था, स्वास्थ्य और सदाचार के आधार पे मौलिक अधिकार को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, यानी इसमें रोक लगाया जा सकता है। तो अगर इसी हिसाब से हम लोग देखेंगे तो कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से जो हमारे मूवमेंट पे लगा रेस्ट्रिक्शंस, तो हमारा हेल्थ के बेसिस पे हुआ। तो इससे हम लोगों को क्लियर आइडिया हो गया कि भारत सरकार अगर चाहे तो ये तीनों ग्राउंड पे ही या फिर ये तीनों बेसिस पे ही मौलिक अधिकार पे पाबंद लगा सकते हैं। और हमारा आंसर भी यही दिया हुआ है कि मौलिक अधिकार सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ, मतलब इस चीज के लिए उसमें रोक लगाया जा सकता है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है आनंद मार्ग केस में, मैं आपको और रिसेंट एग्जाम्पल दिया लॉकडाउन का।
कि लॉकडाउन में हमारा क्या हुआ, मूवमेंट पे ये लग गया। जैसे रिलीजियन का अगर बात करें तो क्या बोला गया था कि आप लोग जो नमाज वगैरह, इस्लाम लोग का जो नमाज वगैरह होता है वो बोला गया कि आप लोग मस्जिद में ना आके घर से पढ़े। तो इसमें कोई धार्मिक हानि नहीं हुआ। ये कहीं पे बोला नहीं गया कि आपको मस्जिद जाके ही पढ़ना पड़ेगा या चर्च जाके ही प्रे करना पड़ेगा, आप घर में भी ये कर सकते हो। हालांकि लॉकडाउन लगा है इसीलिए बोला गया। तो हमारे धार्मिक अधिकार पे भी यही चीज लागू होता है, ये तीनों, ये उसके बाहर नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2, which of the following has been described as the horoscope of our sovereign democratic republic। ऑप्शंस दिया गया है, फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी निर्देशात्मक नीति, प्रियम्बेल यानी हमारे जो संविधान का प्रीफेस होता है, और मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज। इनमें से कौन से फीचर्स को या कौन से संविधान के जो हमारे विशिष्टता है उससे ये मालूम चलता है कि भारत एक सोवरेन यानी सार्वभौम, डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक, और रिपब्लिक यानी के प्रजातांत्रिक देश के रूप में साबित होता है। इनमें से कौन से चीज में, यही बोला गया है निम्नलिखित में से किसे या किन्हें हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र का भविष्यफल कहा जाता है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, इसका आंसर हमारा होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी यानी प्रियम्बल। तो भारत किस तरह का देश है, भारतवर्ष हमारा जो देश है वो किस तरह का देश है, दुनिया को कहां से मालूम चलेगा कि भारतवर्ष किस तरह का देश है। तो अगर इसको मालूम करना है तो हमारा प्रियम्बल या उद्देशिका जो है वो सबसे बेहतर या बढ़िया रास्ता है हमारे लिए, क्योंकि वहीं से मालूम चल जाएगा कि भारत किस तरह का देश है। हमारे प्रियम्बल में क्या लिखा गया है कि इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सोवरेन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड सेक्युलर। इसका मतलब प्रियम्बल में या उद्देश्य उपशिका में बोला गया है कि हमारे भारत किस तरह का देश है। हमारे भारत सार्वभौम या संप्रभु देश है यानी सोवरेन है, लोकतांत्रिक है, प्रजातांत्रिक है, धर्मनिरपेक्ष है और समाजतांत्रिक है। तो इसी से मालूम चल जा रहा है कि हमारा किस तरह का देश है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा मेरा प्रियम्बल। क्यों, प्रियम्बल से हमें ये मालूम चल जा रहा है कि भारत किस तरह का देश है या इसका फ्यूचर क्या है, किस तरह का देश है बनना चाह रहा है। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल हमारा है, आर्टिकल 20 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रीमेशन, हाउएवर दिस प्रोटेक्शन डज नॉट एक्सटेंड टू। क्या बोला गया है, भारतीय संविधान के जो 20वां अनुच्छेद है उसमें बोला गया है कि स्व अभिशासन के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। यह संरक्षण निम्नलिखित में से किस या किन पर विस्तारित नहीं है, ओरल एविडेंस यानी मौखिक साक्ष्य पे, प्रोडक्शन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स भौतिक वस्तुएं की प्रस्तुतिकरण, एंड ब्लड स्पेसिमेन यानी रक्त के नमूने। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्वेश्चन का मतलब है कि भारतीय संविधान क्या करता है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्ररी एंड एक्सेसिव पनिशमेंट टू एन एक्यूज्ड पर्सन। 20 में यही बोला गया है, आर्टिकल 20 में, अनुच्छेद 20 में ये बोला गया है कि किसी को आप जबरदस्ती अरेस्ट नहीं कर सकते, गिरफ्तार नहीं किया जा सकता उसको जबरदस्ती, और दूसरा कि उसको एक्सेस जो क्राइम हुआ है उससे ज्यादा का पनिशमेंट नहीं दे सकते। वो उस क्राइम के लिए जो पनिशमेंट डिजर्व करता है वही देना है उसे। तो इसके लिए हमारे संविधान में कुछ दिया गया है। क्या दिया गया है कि वो किस किस बिना पे इसको एक कर सकता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी 2 and 3 ओनली, मतलब ब्लड स्पेसिमेन एंड प्रोडक्शन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट।
ओरल एविडेंस हमारा नहीं होगा। इसका मतलब सिंपल है कि आप कोई क्राइम करे या ना करे, अगर कोई आपके खिलाफ जाके बोलता है पुलिस में कि इस व्यक्ति को मैंने देखा ये काम किया, उस बिना पे किसी के ऊपर हम लोग गिरफ्तारी या टॉर्चर नहीं कर सकते। आप सभी को इस पिक्चर देखते हैं तो सिनेमा में आप लोगों को मालूम ही होगा कि कानून सबूत मांगता है। तो यही चीज है, कोई मेटेरियलिस्टिक एविडेंस या किसी भी तरह का सबूत, ब्लड लाइन वगैरह, रक्त के नमूने, जिससे कि मालूम चले कि नहीं जो साक्षी बोल रहा है वो सही बोल रहा है, उसमें कुछ गलत नहीं है। तो हमारे ओरल एविडेंस जो है वो कभी नहीं चलेगा, जो चलेगा वो है हमारा मेटेरियलिस्टिक एविडेंस। तो हमारा राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, दैट इज बोथ 2 एंड 3, दोनों ही हमारा होगा। प्रोडक्शन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट, भौतिक वस्तु के प्रस्तकीकरण या रक्त के नमूने। मौखिक साक्ष्य से ये प्रूफ नहीं होता। कोई भी आकर आपके खिलाफ कुछ भी बोल दे और उसको अदालत मान लेगा, मान के आपको पनिशमेंट दे देगा, ऐसा होता है कहीं पे? नहीं होता है। तो ये हमारे रूल्स में ही दिया गया है। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल क्या है? नेक्स्ट सवाल है हमारा, द पावर ऑफ द स्टेट टू मेक एनी प्रोविजंस फॉर द रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन इन द सर्विसेज अंडर द स्टेट इज कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड अंडर। बहुत ही लंबा क्वेश्चन है। बोला गया है राज्य के अधीन सेवाओं में नागरिकों को किसी भी पिछड़े वर्ग के पक्ष में पैदे के आरक्षण के प्रावधान हेतु राज्य की शक्ति संवैधानिक रूप से निम्नलिखित में से किसके अधीन संरक्षित है। मतलब बोला गया है कि जो राज्य सरकार होता है या सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, जो राष्ट्र होता है, राष्ट्र का प्रधान कौन होता है? सरकार होता है। तो सरकार के पास ये पावर है कि वो निम्न वर्गीय या पिछड़े वर्ग के जो व्यक्ति है या जो क्लास है, बैकवर्ड क्लासेस, उनके लिए सरकार आरक्षण कर सकता है। तो ये आरक्षण जो करेगा, ये सरकार को पावर किसने दिया, या ये जो पावर दिया गया है ये किसके अंडर है? क्योंकि उन लोगों को भी रिजर्वेशन मिले। इन द सर्विस अंडर द स्टेट इज कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड अंडर। संविधान में किस चीज के ऊपर ये दिया गया है उन लोगों को ये स्वतंत्रता की? वो लोगों के लिए सरकार, मतलब एससी हो या एसटी हो, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स हो, या फिर बैकवर्ड क्लासेस हो, ओबीसीज हो, उनके लिए संरक्षण, रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट, सरकारी नौकरी में या किसी भी जगह पे, ये सरकार जो कर सकता है। हमें बहुत सारे लोगों को, बहुत जनता को ये पसंद नहीं है या हजम नहीं होता कि रिजर्वेशन क्यों दिया जाएगा, लेकिन ये सरकार दे सकता है। और यही पावर सरकार को दिया गया है या प्रोटेक्ट किया गया है, इस पावर को संविधान के किस जगह पे? ऑप्शंस बोला गया है स्वतंत्रता के अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और समता का अधिकार। चार के चारों मौलिक अधिकार है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? व्हाट विल बी आवर राइट आंसर? किस चीज के अंदर ये प्रोटेक्ट किया गया है? ये प्रोटेक्ट किया है, राइट आंसर ऑप्शन डी, मतलब राइट टू इक्वालिटी या समानता का अधिकार या समता का अधिकार। मतलब संविधान में, भारतीय संविधान में ये बोला गया है कि जाति, वर्ग, श्रेणी, उसका ये जो भी कुछ हो, उस बेसिस पे या उसके विचार पे किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। संविधान भेदभाव के खिलाफ है। तो यहीं पे यही चीज साबित होता है कि सरकार अगर निम्न वर्गीय लोगों को या पिछड़े वर्गीय लोगों के लिए संरक्षण ना करे पोस्ट, तो वो लोग बोल सकता है कि संविधान का वायोलेशन हो रहा है, कि हमारे लिए कुछ नहीं है। तो इसीलिए सरकार ये राइट्स रखता है कि उनके लिए सीट सरकारी नौकरी में या किसी भी जगह पोस्ट में संरक्षण कर सकता है। और ये समता का है, मतलब अगर एक नॉर्मल आदमी या जनरल पब्लिक, जिसे हम लोग बोलते हैं जनरल कास्ट, उसको अगर सब चीज मिल सकता है, उसको हर सुविधा है, तो पिछले वर्गीय लोगों को भी सुविधाएं क्यों नहीं मिलना है? वो भी तो समान है, वो भी इंसान है, वो भी भारतीय नागरिक है।
तो वो भी शिक्षा का अधिकार रखता है, वो भी कमाई का अधिकार रखता है, वो भी सरकारी नौकरी करने का अधिकार रखता है। तो इसी हिसाब से सबको समानता के रूप में देखा जाएगा। सरकार की तरफ से कोई SC ST ऐसा नहीं होगा, वो जाति के हिसाब से रहेगा। लेकिन सरकार के नज़र में अगर 100 सीटें निकल रहा है पोस्ट, तो 50 पोस्ट जनरल के लिए रखो और 50 पोस्ट बाकी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड बैकवर्ड क्लासेस के लिए रखो। तो इसी से सरकार प्रूव करना चाहता है कि संविधान में सभी कोई समान है, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता है। यही होता है हमारा राइट टू इक्वालिटी या समता का अधिकार। तो उसी हिसाब से देखें तो हमारा राइट आंसर यही आ गया कि राइट टू इक्वालिटी या समता का अधिकार में ही सरकार को ये सुरक्षा प्रदान किया गया है कि सरकार निम्न वर्गीय श्रेणी के फेवर में या उनके पक्ष में रिजर्वेशन रख सकता है कोई भी नौकरी या पोस्ट में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट बोला गया है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग आर्टिकल 33 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के 33 नंबर धारा में या अनुच्छेद में जो बोला गया है उससे रिलेटेड कुछ कथन या वक्तव्य यहाँ पे दिया गया है। आपको इनमें से चूज करना है कि कौन सा सही है। पहला बोला गया है द पावर टू मेक लॉज अंडर आर्टिकल 33 इज कॉन्फर्ड ओनली ऑन पार्लियामेंट एंड नॉट ऑन स्टेट लेजिस्लेचर। सिंपल सा पहला स्टेटमेंट है। 33वां अनुच्छेद में जो बोला गया है, जो भी रूल्स या लॉ बनाया गया है कानून, उसमें उसको बदल करना या उसको में कोई चेंज लाना खाली संसद ही कर सकता है, मतलब सेंट्रल ही कर सकता है। कोई विधानसभा या राज्य सरकार उसमें विधानमंडल अंशग्रहण नहीं करेगा या उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। उसमें कोई चेंजेस हो तो एकमात्र संसद ही उसमें कर सकता है। दूसरा बोला गया है द लॉज मेड अंडर आर्टिकल 33 कैनॉट बी चैलेंज्ड इन एनी कोर्ट फॉर वायोलेशन ऑफ द एनी फंडामेंटल राइट्स। बोला गया है 33 नंबर अनुच्छेद के तहत अगर कोई मौलिक अधिकार उल्लंघन करता है, उल्लंघन के लिए उसके खिलाफ किसी भी न्यायालय में या कोर्ट में जा नहीं सकते हम लोग। मतलब अगर आर्टिकल 32 तक 14 से लेके 32 तक हमारे सारे मौलिक अधिकार है, तो वो अगर उल्लंघन हो तो उसके खिलाफ हम जा सकते हैं कोर्ट में। लेकिन 33वां आर्टिकल में जो है लॉ, उसके खिलाफ हम कहीं चैलेंज नहीं कर सकते किसी भी कोर्ट में। और तीसरा हमारा बोला गया है लॉज मेड अंडर आर्टिकल 33 कवर ओनली कॉम्बैटेंट एम्प्लॉयज एंड ऑफिसर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। मतलब 33वां अनुच्छेद जो है वो किसके लिए बनाया गया है, उसका रूल्स बनाया गया है मिलिट्री ऑफिसर्स के लिए। कॉम्बैटेंट एम्प्लॉयज एंड आर्म्ड फोर्सेस मतलब जो युद्ध करता है या मिलिट्री में है, चाहे वो नेवी हो, एयरफोर्स हो या आर्मी हो, आर्म्ड फोर्सेस के ऑफिसर्स के लिए ये रूल्स बनाया गया है। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है हमारा, आइए देखते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। मतलब हमारे स्टेटमेंट 1 ही खाली करेक्ट है, ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, बाकी दो सही नहीं है। तो इसको हम लोग आइए डिकोड करते हैं इजीली शॉर्ट में। तो ये हम सब जानते हैं कि संविधान में अगर कोई बदल करना है, आर्म्ड फोर्सेस या जो हमारे सशस्त्र वाहिनी है, वो सशस्त्र बलों या वाहिनी या आर्म्ड फोर्सेस किसके अंडर में रहता है, वो रहता है केंद्रीय सरकार के अंडर में, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में। तो क्या हमारे मिलिट्री के ऊपर या आर्म्ड फोर्सेस के ऊपर राज्य सरकार का बात चलेगा या उसका रूल चलेगा? नहीं चलेगा। तो इससे हमारा क्लियर हो गया कि जो देखभाल करता है उसी के बात चलता है। तो हमारे जो आर्म्ड फोर्सेस है, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी, इसका देखभाल सब कोई केंद्रीय सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। तो इसका कोई भी चेंजेस लॉ में या कानून में कोई भी बदलाव लाना है तो वो खाली केंद्रीय सरकार या संसद ही कर सकता है, राज्य का इसमें कोई भूमिका अलग से नहीं होगा। तो ये सही स्टेटमेंट है हमारा। दूसरा स्टेटमेंट बोला गया है लॉज मेड अंडर आर्टिकल 33 कैनॉट बी चैलेंज इन एनी कोर्ट। अब हम सब जानते हैं कि सिविलियन मतलब हम लोग जो है और मिलिट्री
दोनों के लिए अलग अलग कोर्ट होता है। अगर सिविलियन का मौलिक अधिकार वायलेशन होगा तो वो सिविल कोर्ट में जा सकता है, यानी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में। आर्मी वालों के लिए एक अलग सा कोर्ट होता है जिसे बोलते हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट, हम बोल सकते हैं, या तो फिर आर्मी कोर्ट बोल सकते हैं। तो उनका विचार उसी कोर्ट में होता है। आप लोग शायद शौर्य पिक्चर देखे होंगे, जहां पे एक ब्रिगेडियर के ऊपर केस चलता है कि उसने ऑर्डर दिया कि सिविलियंस को मार दो। मालूम ही होगा आप लोगों को शौर्य पिक्चर। तो उसमें जो मामला लड़ा गया था वो कहाँ पे लड़ा गया था? वो आम कोर्ट में नहीं हुआ था, वो हुआ था मिलिट्री कोर्ट में। तो अगर कोई मिलिट्री ऑफिसर वायोलेट करे, कोई मौलिक अधिकार उल्लंघन करे, तो उसके खिलाफ कहां पे होगा? मिलिट्री कोर्ट में केस होगा, ना कि उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट या सबऑर्डिनेट कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में। तो हमारा दूसरा स्टेटमेंट भी सही है कि एनी कोर्ट में हम लोग वायलेशन के लिए चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि मिलिट्री वालों के लिए फैसला मिलिट्री कोर्ट ही करेगा, हमारे सिविलियन की जैसे साधारण न्यायालय नहीं करेगा। तो हमारे पहला दो स्टेटमेंट सही आ गया। अब आते हैं तीसरे पे, क्या ये खाली आर्म फोर्स के लिए दिया गया है? तो हम क्या देखते हैं कि नहीं। क्यों? इसमें क्या है? दिस इम्पोज रेस्ट्रिक्शंस ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, राइट टू मेंबर ऑफ ट्रेड यूनियन एंड पॉलिटिकल एसोसिएशन। मतलब ये जो हमारे राइट टू लाइफ है, ये हमारे आर्मीज के ऊपर या आर्म फोर्सेस के ऊपर लागू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो लोग अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, यहाँ पे आप लोग दिख रहे हैं कि एयरफोर्स एक्ट है, नेवी एक्ट है, आर्मी एक्ट है, इसके तहत वो लोग गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी नहीं बोल सकते या अपना यूनियन वगैरह फॉर्म नहीं कर सकते। आपने कभी सुना है कि फोर्स में सोल्जर लोग ने मिलके एक सोल्जर यूनियन बनाया कि चलो हम सरकार के खिलाफ आवाज उठाएंगे? ऐसा होता है? नहीं होता है। तो उनका काम है ड्यूटी निभाना, और वो लोग वही ड्यूटी करते हैं। पब्लिक मीटिंग, डेमोन्स्ट्रेशन ये सब अटेंड नहीं कर सकते। तो दीज लॉज आर मेड नॉट ओनली फॉर आर्म्ड फोर्सेस। समझ में आ गया आप लोगों को? तो यही हुआ हमारा पांचवा क्वेश्चन का आंसर, कि ऑप्शन ए 1 और 2 खाली करेक्ट है, तीसरा वाला करेक्ट नहीं है। क्योंकि कोई भी खाली आर्मी ऑफिसर्स हो तो वो उसका केस कोर्ट में लड़ा जा सकता है, आर्मी कोर्ट में, लेकिन वो एकदम देश के ऊपर नहीं होगा। तो जो लॉ बनेगा वो सबके लिए ही सेम है। तो चलिए दोस्तों, हमने 5 क्वेश्चंस देख लिए, किस तरह से क्वेश्चन आते हैं और कितना डीप हमें जाना पड़ता है। तो आप लोगों से एक बार फिर कहते हैं कि अगर आप लोग चाहते हैं कि यूपीएससी क्रैक हो, गाइड करे कोई आपको, तो हम लोग आपके लिए है। ऐसा हम लोग लाइव क्लासेस भी करेंगे अगर आप लोग ज्वाइन करेंगे। हम लोग अभी एक एक क्वेश्चन करके देख रहे हैं, आप लोगों को परिचय करवा रहे हैं कि किस तरह से क्वेश्चन आता है, सिलेबस वगैरह कहाँ से आता है। तो इसी हिसाब से ये वीडियो है। तो आप लोग, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में से, और ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और सीखिए और प्रिपरेशन लीजिए। थैंक यू वेरी मच।